तो आज 27 जनवरी 2026 है और लगभग 2 दशकों की बातचीत, रुकावटों और इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने आखिरकार एक बहुत बड़ी फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगा दी है। इसे ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कुछ ऐसा कहा है जो सुर्खियों में है, द मदर ऑफ ऑल डील्स। बिल्कुल, यानी सभी डील्स की मां। तो आज हम इसी ऐतिहासिक दस्तावेज की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास इससे जुड़े कई विश्लेषण हैं, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कागजों पर क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसका असल मतलब क्या है। सही कहा। ये सिर्फ कंटेनर जहाज़ों और ट्रेड स्टैटिस्टिक्स का खेल नहीं है। ये एक ऐसी डील है जिसका असर वैश्विक राजनीति पर, हमारी खरीदी जाने वाली चीज़ों की कीमतों पर और भारत की आर्थिक दिशा पर बहुत गहरा पड़ेगा। तो चलिए हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? मतलब इसका पैमाना कितना बड़ा है? हमारे स्रोत कहते हैं कि ये लगभग 2 अरब लोगों को कवर करता है। हाँ, और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन कहानी सिर्फ आबादी की नहीं है। आप सोचिए, ये 2 ब्लॉक मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा बनाते हैं। 1/4। हाँ, 1/4। और दुनिया का लगभग 1/3 व्यापार इन्हीं के बीच होता है। तो ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ला रहा है। इसमें एक दिलचस्प बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो है रिश्तों की थोड़ी असमानता। अच्छा। जैसे ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2025 में हमारे बीच लगभग 136.53 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत ईयू के लिए सिर्फ 9वें नंबर पर आता है। उनके कुल व्यापार का आप अंदाजा लगाइए, मात्र 2.4%। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये हमें बताता है कि दोनों पक्ष इस डील को किस नजरिए से देख रहे थे। कैसे? देखिए, भारत के लिए ये आज अपने सबसे बड़े बाजार तक पहुंच बनाने की बात थी, लेकिन ईयू के लिए ये भारत के भविष्य के बाजार पर एक बहुत बड़ा दांव है। अच्छा, वो भविष्य देख रहे हैं। बिल्कुल, वो आज के भारत को नहीं बल्कि 2040 के भारत को देख रहे हैं। और शायद इसी असंतुलन ने भारतीय नेगोशिएटर्स को मोलभाव करने की थोड़ी ज्यादा ताकत दी। ये वाकई जबरदस्त इंसाइट है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबकी जुबान पर है। क्या यूरोपियन कारें सच में सस्ती हो जाएंगी? हाँ, ये सवाल तो है। खबरों में तो यही है कि 110% का जो भारी भरकम आयात शुल्क है वो घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। हाँ, ये हेडलाइन तो बहुत आकर्षक है, लेकिन इसमें कई डिटेल्स हैं। अच्छा। यहाँ कुछ बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली बात, ये कटौती एक कोटा के तहत होगी। कोटा मतलब साल में सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियां ही इस कम शुल्क पर आ सकेंगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि यूरोप से सस्ती गाड़ियों की बाढ़ आ जाएगी, एक लिमिट है। बिल्कुल। दूसरी शर्त यह है कि यह छूट सिर्फ पेट्रोल डीजल वाली पारंपरिक गाड़ियों पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज पर नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त है कीमत की। ईयू भारत में 25 लाख रुपए से कम कीमत वाली कोई भी कार सीधे इंपोर्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फायदा मुख्य रूप से मर्सिडीज, BMW, हाँ, ऑडी, जो प्रीमियम और लग्जरी कारें हैं, उन्हीं को मिलेगा। 50 लाख की गाड़ी शायद 55 लाख की पड़े, ये वाला गणित यहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन कीमतों में बड़ी गिरावट तो आएगी। हाँ, गिरावट जरूर आएगी, और वो भी तुरंत नहीं। ये शुल्क धीरे धीरे कम किया जाएगा। लेकिन हाँ, लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो साफ है कि जर्मनी की लग्जरी कार कंपनियों के लिए ये एक बड़ी जीत है। लेकिन डील तो लेन देन का नाम है। कारों के अलावा और क्या-क्या है इस यूरोपीय पिटारे में? काफी कुछ है। फ्रांस और इटली की महंगी वाइन पर लगने वाला जो 150% का शुल्क है, वो अगले 7 सालों में घटकर सिर्फ 20% रह जाएगा। 150 से 20%? जी। बेल्जियम और जर्मनी की बियर पर शुल्क 50% तक कम होगा। और इसके अलावा जो यूरोपीय मशीनरी है, रसायन है, दवाइयां हैं, उन पर लगने वाले ऊंचे शुल्क लगभग खत्म हो जाएंगे। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। बहुत बड़ा। एक अनुमान के मुताबिक इससे यूरोपीय कंपनियों को कस्टम ड्यूटी में ही सालाना 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। ठीक है, तो ये तो हुई आयात की बात। यूरोप को उसकी कारें, वाइन और मशीनरी मिल गई। अब सबसे बड़ा सवाल,
भारत को इसके बदले में क्या मिला? भारत ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को इतना बड़ा दरवाजा खोलने के बदले में अपने किसानों, कारीगरों और निर्यातकों के लिए क्या हासिल किया? और यही इस डील का वो हिस्सा है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जिनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि उत्पादों को अब यूरोपीय बाजार में बिना किसी शुल्क के, मतलब ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। और सबसे कमाल की बात जो मुझे एक रिपोर्ट में मिली वो ये है कि ईयू समझौते के लागू होने के पहले दिन 90% भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क हटा देगा। बिल्कुल, ये तो भारतीय निर्यातकों के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन बात सिर्फ सामान की नहीं है। इस डील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर। हाँ, इस पर मैं आना ही वाला था। हमारे आईटी और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए इसमें क्या है? क्या ये उतना ही बड़ा है जितना सामान के निर्यात वाला हिस्सा? ये शायद उससे भी बड़ा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार भारत ने सेवा क्षेत्र में जो वादे किए हैं और जो पहुंच हासिल की है वो अब तक किसी भी देश के साथ हुई डील से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। यूके या ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा? बिल्कुल। हाँ, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौतों से भी ज्यादा। इससे भारत की वित्तीय कंपनियों, समुद्री सेवाओं और आईटी फर्मों के लिए यूरोप में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और लोगों की आवाजाही के बारे में क्या? मतलब क्या भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाना आसान होगा? हाँ, इस पर भी एक अहम समझौता हुआ है जिसे लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट कहते हैं। ये युवा पेशेवरों और छात्रों के लिए नए अवसर खोलेगा। अच्छा। इसमें छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेकर भी कुछ वादे शामिल हैं। तो ये सिर्फ सामान का नहीं बल्कि हुनर और सेवाओं का भी मुक्त प्रवाह है। अब आते हैं उस सवाल पर जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। ये समझौता 2007 से अटका हुआ था, लगभग 19 साल। बहुत लंबा समय। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से सब कुछ हो गया? इसका जवाब क्या दिल्ली या ब्रुसेल्स में है या फिर वॉशिंगटन और बीजिंग में? या यूरोपीय नेताओं को समझ आ गया कि उन्हें नए और भरोसेमंद साथियों की जरूरत है। तो ये एक तरह से अमेरिका और चीन दोनों को संदेश है कि ईयू और भारत के पास और भी विकल्प हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ आप पर निर्भर नहीं है। ये एक रणनीतिक कदम है और यही बात भारत पर भी लागू होती है। कैसे? जिन भारतीय निर्यातकों पर अमेरिका ने दंडात्मक शुल्क लगाए थे, उनके लिए ईयू के रूप में एक विशाल और स्थिर बाजार का खुलना एक बहुत बड़ी राहत है। सही है, मतलब सारे अंडे एक टोकरी में न रखने वाली बात। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने एक रक्षा समझौते के बारे में भी पढ़ा है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिखर सम्मेलन में एक नए सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर भी दस्तखत हुए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत तीसरा एशियाई देश है जिसके साथ ईयू का ऐसा समझौता है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। तो क्या अब सब कुछ तय है? मतलब क्या ये समझौता कल से लागू हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अभी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा और जटिल हिस्सा बाकी है। क्या? इसे अनुमोदन या रैटिफिकेशन कहते हैं और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसे यूरोपीय संसद से पास होना होगा, फिर ईयू के सभी 27 सदस्य देशों की अपनी अपनी संसदों से पास होना होगा और फिर भारतीय कैबिनेट भी इसे मंजूरी देगी। 27 अलग अलग देश, अगर किसी एक देश में भी राजनीतिक विरोध हो जाए तो ये पूरी डील अटक सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है और इसमें खासा समय लगता है। उम्मीद है कि ये प्रक्रिया पूरी होने में 6 महीने और लगेंगे और ये समझौता 2027 की शुरुआत में जाकर कहीं लागू हो पाएगा। लेकिन मैंने एक और बहुत बड़ी चुनौती के बारे में पढ़ा है जो इस पूरी चमक दमक के पीछे छिपी है। सीबीएम, ये क्या भला है? सुनने में तो किसी जासूसी एजेंसी का कोड नेम लगता है। हाँ, ये कोड नेम से कम नहीं है और ये इस डील का सबसे पेचीदा और शायद सबसे विवादास्पद पहलू है। सीबीएम का मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। सीबीएम को ऐसे समझिए, ईयू कह रहा है कि अगर आप हमारे घर में सामान बेचना चाहते हैं तो आपको हमारे सफाई के नियम मानने पड़ेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट जैसे कि स्टील या एल्यूमिनियम बनाने में ज्यादा प्रदूषण होता है, यानी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, तो आपको हमारे गेट पर एक सफाई टैक्स देना होगा। एक मिनट, तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे स्टील निर्यातकों को टैरिफ में छूट मिलेगी जो 0 हो जाएगा जी, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि उन पर 20-35% का ये नया सीबीएम टैक्स लगेगा। ये क्या एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस ले लेना नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और भारतीय नेगोशिएटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही थी। अनुमान है कि इस सीबीएम टैक्स से भारतीय निर्यातकों पर सालाना $2 से $4 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। $2 से $4 बिलियन? हाँ,
ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो हाँ, एक तरफ टैरिफ का दरवाजा खुल रहा है और दूसरी तरफ पर्यावरण के नाम पर एक नई दीवार खड़ी की जा रही है। तो क्या भारत को इस पर कोई रियायत मिली? क्या हम इस सफाई टैक्स से बच पाए? देखिए, सीधी छूट तो नहीं मिली। यूरोपीय कमीशन ने साफ कहा है कि सीबीएम पर भारत को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उनकी जलवायु नीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन भारत को 2 अहम आश्वासन मिले हैं। पहला, अगर भविष्य में किसी और देश को कोई छूट दी जाती है तो वो भारत को भी अपने आप मिल जाएगी। और दूसरा ये कि समझौते में एक क्लॉज है जिसके तहत अगर कोई भी नया नियम जैसे सीबीएम इस डील से मिलने वाले फायदों को बेअसर करता है तो भारत को इस पर बातचीत करने और जवाबी कदम उठाने का अधिकार होगा। तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है? नहीं, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। क्या इस तरह की चुनौतियों की वजह से ऐसी बड़ी डील्स पहले भी अटकी हैं? हाँ, बिल्कुल। ईयू मार्कोसुर डील को देखिए, जो दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ थी। 20 साल की बातचीत के बाद उस पर सहमति तो बनी, लेकिन अब वो यूरोपीय कोर्ट में कानूनी समीक्षा के लिए अटक गई है। अच्छा। हालांकि भारत ईयू डील उस मामले में कम विवादास्पद है। मर्कोसुर डील में बीफ और अमेज़न के जंगलों की कटाई जैसे बहुत संवेदनशील मुद्दे थे जो यहाँ नहीं है, इसलिए इसके पास होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो भारत ईयू एफटीए वाकई एक ऐतिहासिक समझौता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। ये भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के दरवाजे खोलता है, आम लोगों के लिए कुछ चुनिंदा चीजों को सस्ता कर सकता है और सबसे बढ़कर भारत को दुनिया के मंच पर एक मजबूत रणनीतिक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। सही, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। सीबैम जैसी व्यवस्था हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है। कैसी झलक? कि आने वाले समय में व्यापार सिर्फ टैरिफ और कोटा के बारे में नहीं होगा। व्यापार की शर्तें पर्यावरण, स्थिरता और कार्बन उत्सर्जन जैसे मानकों पर तय होंगी। इस डील की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष इन नई और जटिल चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है, जिसके बारे में शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। यह समझौता व्यापार और जलवायु परिवर्तन की नीतियों के बीच भविष्य में होने वाले टकराव का एक ट्रेलर जैसा है। तो सवाल यह है कि क्या मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड वाकई मुक्त रह सकता है जब कार्बन की लागत को भी समीकरण में जोड़ा जा रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत और ईयू दोनों को आने वाले दशकों में खोजना होगा।